इसके पहले हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात किया था, उसमें डिटेल में हमने देखा था। तो अभी उसी का टाइप ऑफ कोलिजन में दूसरा टाइप का है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में देखेंगे तो सिमिलर जिससे हमने पहले देखा था, हमने 2 बॉल्स मानी थी और उसमें देखा था कैसे कोलिजन हो रहा है। तो इस केस में भी हम 2 बॉल मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर 2 मूविंग बॉल्स ऑन प्लेन। Consider 2 moving balls on a plane surface। एक सरफेस पर 2 बॉल हैं जो चल रही हैं। ये ये इन इलास्टिक कोलिजन के लिए है। तो इसके लिए देखते हैं, हम एक सरफेस मान लेते हैं, फिगर में दिखा देते हैं इसको। पहला कंडीशन है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है। ये 2 बॉल्स हैं, बॉल ए है और ये बॉल बी। जो इसके पहले हमने पढ़ा था, ए बी हमने मान लिया। इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, ठीक है। और ये यू ए स्पीड से चल रहा है, ये यू बी स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे हमने लिखा था कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, पहले की स्पीड दूसरे से ज़्यादा है तभी कोलिजन होगा। फॉर कोलिजन टू अकर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि दोनों बॉल्स जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। उनके अंदर इलास्टिक नेचर है पर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं। मतलब ये है कि उनमें जो डिफॉर्मेशन होगा तो वो डिफॉर्मेशन को पूरी तरह रिगेन नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह जो बॉडी रिगेन करती है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, और जो सिंपल इलास्टिक बॉडी है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बच जाता है, उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उतना डीप नहीं जाना है, देखते हैं इसमें आगे। ए की स्पीड बी से ज़्यादा है तो ए वाला बी को आगे धक्का मारेगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा, हमने वहाँ पर जैसे बताया था सिमिलर ही है यहाँ पर भी। ये जो बॉल्स हैं, मान लेते हैं जो 2 बॉल्स थी, ये सरफेस है हमारे पास, और ये जो बॉल हैं ये दोनों एक दूसरे के पास आ गई चल के, राइट। सपोज ये बॉल जो है एक दूसरे के पास आ गई, यहाँ जमीन पर टच कर रहा है। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है ना। ये अभी यू ए स्पीड से चल रहा था और ये यू बी स्पीड से चल रहा था। अभी जस्ट एक दूसरे को टच किए हैं, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोलिजन बोल सकते हैं। ये स्टार्ट ऑफ कोलिजन है, यहीं से कोलिजन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है स्पीड जितना पहले थी वही होगी, जस्ट एक दूसरे को टच किया है, अभी कोलिजन यहीं से शुरू हो रहा है। इसके पहले कोलिजन नहीं था, मतलब एक दूसरे की टक्कर नहीं थी। अब इसके बाद जो है आगे जो होगा यहीं से होगा। यहाँ तक जो स्पीड है वो यू ए ही होगी और जो कि यू बी से बड़ी होगी। अब इसके बाद क्या होगा, तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस जैसे हमने पहले बनाया हुआ था, इसके बाद क्या होगा। अब जब कोलिजन स्टार्ट हो गया तो ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, तो ए वाला बी को आगे धक्का देगा और बी वाला ए को पीछे की तरफ धक्का देगा। दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और धक्का देने के कारण इनमें डिफॉर्मेशन आएगा दोनों में, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ए वाला बी को धक्का दे रहा है, बी वाला ए को धक्का दे रहा है। जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा, मुड़ जाएगी बॉडी, पिचक थोड़ी सी जाएगी। तो उसको हम बनाते हैं, मान लेते हैं तीसरा केस ये है हमारे पास, और ये हो गया उसका फिगर जैसे बना लेते हैं। और सपोज एक बॉल ये है और दूसरी बॉल ये है, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसकी जो स्पीड है अभी क्योंकि स्पीड अभी ए वाला बी को धक्का देगा, बी वाला ए को धक्का देगा, तो ए की स्पीड जो है घटेगी और बी की स्पीड बढ़ेगी। बी की स्पीड बढ़ेगी क्यों, क्योंकि बी पर धक्का लग रहा है स्पीड के ही डायरेक्शन में, जो भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं,
ठीक है, ए है ये बी है, इसकी स्पीड मान लेते हैं यू बी 1 हो गई, इसकी स्पीड हो गई यू ए 1 हो गई। इस पर जो धक्का लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, जो वेलोसिटी है उसी स्पीड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और बी वाला ए को किधर धकेल रहा है, बी वाला ए को किस साइड धकेल रहा है, से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को अपोजिट साइड में धक्का दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं यू ए वन, ए की स्पीड जो है वो बी से ज़्यादा है और ए इज पुशिंग बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ये एक मिनट, फॉरवर्ड डायरेक्शन बी ए बी को पुश कर रहा है, और जो बी है वो ए को बैकवर्ड डायरेक्शन पुश कर रहा है। यहाँ लिखते हैं बी पुशिंग ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ पुश कर रहा है वो। अब ये पीछे की तरफ पुश कर रहा है तो ए की स्पीड घटेगी, बी की स्पीड बढ़ेगी। काइनेटिक, अब यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। डिफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे बीच का जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉर्मेशन, बॉडी विल बोथ बॉल विल स्टार्ट टू डिफॉर्म, balls will start to डिफॉर्मेशन आएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ जाएगा, डिफॉर्मेशन कराने में जाएगा। तो ये हो गया। इसका हम अगला केस देखते हैं। हमने जैसा कि पहले बताया था अभी सेम ही चल रहा है, इसके पहले जो हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़े थे वैसे ही है। तो चौथा केस, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि वही सेम दो बॉल्स हैं, दोनों जो है एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। अभी इस कंडीशन में मानेंगे कि दोनों में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया है, दोनों में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया है। ये ए है ये बी है, इसकी स्पीड मान लेते हैं यू ए 2 हो गई, इसकी स्पीड यू बी 2 हो गई। ठीक है, हमारा जो ए की स्पीड थी वो पहले से घट रही है, तो ए की स्पीड जो होगी यू ए 2 इज लेस देन यू ए बोल सकते हैं, और बी की स्पीड बढ़ रही है तो यू बी 2 ग्रेटर देन यू बी हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का पॉइंट है, तो मान ये दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, यू ए 2 इज इक्वल टू यू बी 2, ये दोनों की स्पीड यहाँ पे बराबर हो गई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला पॉइंट है। डिफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। ये सब चीज़ हम पहले बता चुके हैं उसमें, लेकिन फिर से लिख रहे हैं, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। स्पीड दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। स्पीड ऑफ बोथ बॉल्स इज इक्वल, दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। और हाँ, फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स सिमिलर है, ए वाला बी को आगे की तरफ लगाएगा, बी ए को पीछे की तरफ लगाएगा। ए विल पुश बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and B will
पुश ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि पीछे की तरफ धक्का लगेगा, ठीक है। ये हो गया। और मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इसलिए कंजर्व रहेगा कि नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो है। सिस्टम मतलब कि हमने दोनों बॉल्स को एक सिस्टम में मानेंगे, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। मोमेंटम इसलिए कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो है। यहाँ पे दिखा देते हैं, ये ए है और ये बी है। ये बी वाले पे आगे की तरफ फोर्स एफ लग रहा है और ए वाले पे फोर्स पीछे की तरफ एफ लग रहा है। अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें, ये हमारा क्या है, ये मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है, ये है सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू, एक तो प्लस एफ आगे की तरफ है और माइनस एफ पीछे की तरफ है, विच इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होगा एंड पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा अगला केस में, ठीक है। अगले स्टेज में होगा चौथा था, चौथे के बाद पांचवा। हाँ, फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, अगर पांचवा स्टेज देखें तो हम इसको फिर से बना लेते हैं फिगर, एक सिंपल सा, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था। अब आगे डिफॉर्मेशन घटेगा, दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी थी, अब आगे डिफॉर्मेशन घटेगा। चेक, ए है ये और ये बी है, इसकी स्पीड मान लेते हैं UA3 समथिंग, UA3, और इसकी स्पीड UB3 मान लेते हैं स्पीड, ठीक है। ये सरफेस हो गया हमारा। यहाँ पे डिफॉर्मेशन अभी भी कुछ कुछ है, पार्शियल डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफॉर्मेशन कुछ घटा है, पूरा नहीं घटा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि पार्शियल रीगेन ऑफ शेप। जो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम था वो कुछ घट गया, मतलब कि शेप कुछ उसका पहले जैसा हो जाएगा पर पूरी तरह नहीं हो जाएगा। और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ेगी क्यों, क्योंकि डिफॉर्मेशन घट रहा है, ड्यू टू, लिखते हैं बिकॉज डिफॉर्मेशन घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी में डिफॉर्मेशन कराने में गई थी, डिफॉर्मेशन जहाँ कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इनका स्पीड का वेरिएशन कैसे होगा, स्पीड हमारी जो ए की थी, स्पीड ए की घट ही रही है और बी की स्पीड बढ़ रही है। तो बोल सकते हैं UA3 इज लेस देन UA और UB3 इज ग्रेटर देन UB और UA3 इज लेस देन UB3। अभी बी की स्पीड ए से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, स्पीड का वेरिएशन ये है, और टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो ये हो गया चौथा केस। अब इसमें चौथा है नहीं, पांचवा है, ठीक है, पांचवा। इसके बाद छठे नंबर पे क्या होगा, छठे नंबर पे हम दिखाएंगे कि दोनों बॉल अलग हो गए हैं, दोनों बॉल चलते अलग, बी की स्पीड ज़्यादा हो गई थी, अभी दोनों अलग हो गए। ए वाला जो पीछे पीछे जा रहा है और बी वाला आगे निकल गया, ए इधर है और बी इधर। यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं UA4 है ना, यहाँ पे मान लेते हैं UB4। UB की जो स्पीड है वो ग्रेटर देन UA की स्पीड है, बी की स्पीड ज़्यादा होगी।
और ए की स्पीड पहले से घट ही रही तो पहले से कम हो जाएगी, और बी की स्पीड पहले से बढ़ रही है तो बी की स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिफॉर्मेशन जो होगा पूरा जीरो नहीं होगा। इन इलास्टिक के केस में डिफॉर्मेशन पूरा जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बचा रहेगा, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, ये इलास्टिक बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो सॉरी, इन इलास्टिक बॉडी है। तो इसमें कुछ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो डिफॉर्मेशन जो इलास्टिक पार्ट वाला होगा वो तो रिगेन कर लेगा, लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वो रिगेन नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन के इसमें बचा रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या है, नॉन जीरो है। डिफॉर्मेशन इज नॉन जीरो, मतलब डिफॉर्मेशन जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, डिफॉर्मेशन जीरो नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम या पहले के बराबर हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के से कम होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम क्यों होगी, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो गई थी डिफॉर्मेशन कराने में वो पूरी वापस नहीं आई है। पूरी वापस क्यों नहीं आई है, क्योंकि उसका डिफॉर्मेशन जीरो नहीं हुआ है। और तीसरा चीज़ है मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो अभी भी कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो काइनेटिक एनर्जी को वेरिएशन में देख लिया, काइनेटिक एनर्जी पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, लेकिन बढ़ के इनिशियल के बराबर नहीं पहुंच रही है क्योंकि डिफॉर्मेशन पूरा जीरो नहीं हो रहा है। और स्पीड का वेरिएशन देख लिया, जो पहले इनिशियल स्टेज में क्या था कि ए की स्पीड ज़्यादा थी बी की कम थी, फिर कोलिजन के टाइम पे क्या हुआ, एक दूसरे को धक्का लगा तो ए की स्पीड घटेगी धीरे धीरे, बी की स्पीड बढ़ेगी, और एक टाइम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे और उस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद क्या होगा, ए की स्पीड और घटेगी, बी की स्पीड और बढ़ेगी, और बी की स्पीड और बढ़ेगी तो डिफॉर्मेशन थोड़ा कम होगा, और उसके बाद बी आगे निकल जाएगा, ए पीछे पीछे चलता रहेगा। तो ये है इनइलास्टिक कोलिजन। इसके बाद हम अगला केस देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जो हमारा अगला केस है तीसरा वाला, उसमें जो टाइप ऑफ कोलिजन है उसमें है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें शुरू के 3-4 स्टेप सेम ही रहेंगे। तो वैसे हम एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें भी हम दो बॉल्स मानेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहला केस है कि हमने दो बॉल माना था, ये बॉल हमारा ए है और दूसरी बॉल सपोज ये बी है। इसकी स्पीड यू ए थी, इसकी स्पीड यू बी थी, इसका मास एम ए था, इसका मास एम बी था। यहाँ पर ध्यान रखिए ये दोनों जो बॉल्स हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बॉल्स हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कहने का मतलब होता है कि जो बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो रहेगा, वो थोड़ा भी रिगेन नहीं करेगा अपने शेप को। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर लिख देते हैं यू ए ग्रेटर देन यू बी, कोलिजन के लिए कंडीशन है। दूसरा केस जैसे हमने वहाँ पे पहले बताया था कि दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के पास आ गई हैं, दोनों बॉल जो हैं दोनों बॉल एक दूसरे के पास आ गए, तो वह कंडीशन दिखाना। एक बॉल ये हो गया और एक बॉल ये हो गया, ठीक है। ये ए और बी बॉल्स हैं, दोनों एक दूसरे के पास, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये स्टार्ट ऑफ कोलिजन हो गया। इसका स्पीड यू ए है और इसका स्पीड यू बी है ना। इसको हमने क्या दिखाया था, स्टार्ट ऑफ कोलिजन। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट एक दूसरे को टच किए हैं दोनों। यू ए ग्रेटर देन यू बी, पहले की स्पीड दूसरे से ज़्यादा है। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरे में हमने क्या दिखाया था
तीसरे में दिखाया था कि अभी होने लगा कोलिजन, ए वाला बी को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, बी वाला ए को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये दोनों बॉल्स हैं, है ना, ये ए है, ये बी है। ये इसको इधर धक्का देगा, फोर्स एफ लगाएगा, इसको इधर धक्का देगा, ये फोर्स एफ लगाएगा, ठीक है। और इसकी स्पीड मान लेते हैं u(a1) हो गई स्पीड, और इसकी स्पीड ub1 हो गई, सॉरी ub1 स्पीड हो गई। और यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ua1 इज लेस देन ua, ए की स्पीड घटेगी, और ub1 इज ग्रेटर देन ub, पहले से b की स्पीड बढ़ेगी, और ua1 इज ग्रेटर देन ub1, मतलब ए की स्पीड अभी भी b से ज़्यादा है, मतलब ए वाला b को धक्का मार रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को कि a इज पुशिंग b इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको आगे की तरफ धक्का दे रहा है वो, और b जो है a को पीछे की तरफ धक्के रहा, b इज पुशिंग a इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर देख रहा है वो धक्का दे रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। और इसमें क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा, दोनों बॉल डिफॉर्म करना चालू कर देंगे, डिफॉर्मेशन आएगा, है ना, बॉल्स विल स्टार्ट टू डिफॉर्म, दोनों में डिफॉर्मेशन आने लगेगा ड्यू टू फोर्स, है ना। डिफॉर्मेशन आया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टोटल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का लिखना चाहिए, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो हो गया तीसरा केस। इसके बाद हमारा जो चौथा स्टेप आएगा, चौथा में हम जो दिखाना चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी दिखाया है, सब चौथा सेम ही रहेगा, दिखाते हैं। चौथा है, यहाँ पर हमने दो बॉल्स वही बना लिए, और दोनों को एक बॉल्स बना के दिखा देते हैं। पहले कोलिजन होता हुआ दिखा रहे हैं, यहाँ पर डिफॉर्मेशन है, ये ए है, ये बी है, इसका स्पीड ua2 हो गया, इसका स्पीड ub2 हो गया। ये जो है यहाँ पर ua2 इज लेस देन ua हो गया, मतलब ए का स्पीड पहले से घट रहा है, अभी कम हो गया, और बी का स्पीड बढ़ रहा है, ग्रेटर देन ub हो गया, और इस पॉइंट पे दोनों की स्पीड बराबर है, तो मतलब ua2 इज इक्वल टू ub2। इसको हमने यहाँ पे लिखा था, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पॉइंट है। क्या है ये, यहाँ पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। आगे क्या होगा, और दोनों की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोथ बॉल्स आर इक्वल, दोनों की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी इस पॉइंट पे। और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, दोनों का टोटल मोमेंटम जो होगा कंजर्व होगा, क्योंकि नेट फोर्स उस पूरे सिस्टम पे 0 है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये जो कि दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक बॉल है, बोथ बॉल्स आर परफेक्टली इनइलास्टिक बॉल्स, मतलब कि इनका जो डिफॉर्मेशन है वो रीगेन नहीं होगा, सो नो रीगेन ऑफ डिफॉर्मेशन, नहीं, नो रीगेन ऑफ ओरिजिनल शेप लिखना चाहिए, नो रीगेन ऑफ ओरिजिनल शेप, नो रीगेन ऑफ ओरिजिनल
शेप, ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक बॉल्स हैं। तो अगर ये रिगेन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो अब इसके बाद एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो स्पीड बराबर हो गई है, अब एक दूसरे स्पीड के कारण तो फोर्स लगेगा नहीं। अब इसके बाद जो पहले फोर्स लग रहा था एक दूसरे पे वो लग रहा था ड्यू टू इलास्टिसिटी, मतलब वो इलास्टिक थे बॉल और अपना शेप को रिगेन करना चाह रहे थे इसलिए वो धक्का दे रहे थे। तो यहाँ से लिख देते हैं सो नो फोर्स will be acting after this point on both balls, दोनों बॉल्स पे कोई फोर्स भी नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड बराबर हो गई है। स्पीड डिफरेंट होती तो धक्का मारते, एक स्पीड ज़्यादा थी बी से तो ए को धक्का, बी को धक्का मार रहा था ए वाला, अभी तो बराबर हो गई तो स्पीड करंट धक्का मारेंगे नहीं, और इलास्टिक बॉडी है ही नहीं कि जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसको रीगेन करेंगे तो उसके कारण धक्का मारेंगे, तो वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे जो कि पहले होता था, तो फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या होगा, दोनों की स्पीड अब चेंज भी नहीं होगी, दोनों एक साथ इसी स्पीड से आगे चलते रहेंगे, ठीक है, इनका क्योंकि रीगेन नहीं हो रहा से, तो यहाँ पर लिख देते हैं both balls will move together, both balls will move together with सेम स्पीड, एक ही स्पीड से आगे चलते रहेंगे, उनकी स्पीड चेंज ही नहीं होगी। तो अगर एक ही स्पीड से चलते रहेंगे तो डिफॉर्मेशन चेंज हो नहीं रहा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, मैक्सिमम ही रहेगा, डिफॉर्मेशन कम नहीं होगा इसमें, डिफॉर्मेशन विल बी मैक्सिमम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद भी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आफ्टर कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं क्योंकि डिफॉर्मेशन कम ही नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से। और टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम कंजर्व है दोनों का। अब इसके बाद ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक का केस, यहाँ पर हम एक चीज़ लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, ई का मान 0 होता है, कॉफिशिएंट ऑफ ई क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है। यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ हो गई क्योंकि दोनों की स्पीड चेंज हो नहीं रही है, एक दूसरे को फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो और इनका इसका कारण क्या है, क्योंकि इनका डिफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन जो हो गया वो उतना ही रहेगा, ये परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी है, तो डिफॉर्मेशन जो इनका चेंज नहीं होगा तो सेम स्पीड से चलेंगे, एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगाएंगे कोई, इसके बाद में इसके पहले तो फोर्स लगा रहे थे, इसलिए लगा रहे थे क्योंकि एक स्पीड ज़्यादा थी बी से, तो ए वाला स्पीड ज़्यादा होने के कारण धक्का मार रहा था, अब तो ए बी की स्पीड बराबर हो गई, अब धक्का क्यों मारेंगे स्पीड के कारण। अब इसके बाद जो पहले वाले केसेस में धक्का लग रहा था इलास्टिक में और परफेक्टली इलास्टिक में, इसलिए लग रहा था क्योंकि वो शेप रिगेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। यहाँ पर शेप रिगेन करना नहीं है इनको, तो इसके बाद धक्का लगेगा नहीं, एक दूसरे पे फोर्स लगेगा नहीं, और दोनों की स्पीड सेम रहेगी, तो साथे साथे चलते रहेंगे, स्टिक टुगेदर वाला कंडीशन रहेगा, मोमेंटम टोटल कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ही रहेगी, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम ही रहेगा, डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, एक चीज़ देखने वाली है कि तीनों केस में क्या हो रहा है कि
टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड एट all points in all three cases। तीनों केसेस में किसी भी पॉइंट पे टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है, परफेक्टली इलास्टिक हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, तीनों में टोटल मोमेंटम कंजर्व है। पहली बात। दूसरी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल परफेक्टली इलास्टिक में कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व है, वो भी हर पॉइंट पे नहीं है, वो केवल इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, बीच में ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो इसमें लिख देते हैं फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये तो बोल सकते हैं। बट लिखते हैं बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड एट ऑल पॉइंट। हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है। व्हाइल लिखते हैं इट इज यहाँ लिखते हैं कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद है और जो पहले है वो तो बराबर हो जाएगी, वो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन बराबर है। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन नहीं बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व है, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी घटती है पहले फिर बढ़ती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब फॉर बाकी दो केस के लिए तो काइनेटिक एनर्जी पहले बाद में भी बराबर नहीं होती। फॉर यहाँ लिखते हैं फॉर इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसके लिए तो सीधा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसे ध्यान रखना। इसमें पहले बाद में बराबर नहीं होती, ड्यूरिंग कोलिजन तो बराबर होती ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, वो किसी केस में नहीं होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर जानने वाली है, और इसका हमने फार्मूला पहले केस में लिखवा दिया था, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है और डिफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी गई है उसका फार्मूला लिखवा दिया था। वो फार्मूला सेम रहेगा दोनों केसेस के लिए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और डिफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी गई है। तो ये था तीनों टाइप ऑफ कोलिजन, उसका डिटेल में हमने बताया काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का चेंज कैसे होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे